नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीजी के स्पेशल सीरीज जो हमने शुरू की थी उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसी सेशन में आज हमारी ये 7वीं क्लास है। इससे पिछली वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखें ताकि आपको एमपीजी के स्टार्टिंग से ही समझ में आए और आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। दोस्तों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के पास लिंक सेंड कर दे ताकि वो भी इन सेशन का लाभ उठा पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल पर अभी जल्दी ही आपको मैथ्स की क्लास भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हम मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी आपके लिए जल्दी लेकर आने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर हो पाए। इसके अलावा आपके पास आपके लिए एक और बड़ी सूचना है कि जो भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए इवनिंग बैच शुरू हुआ है, नया इवनिंग बैच शुरू हुआ, तो उस बैच में आप एडमिशन ले सकते हो। लिमिटेड सीटें हैं, तो अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी उसमें एडमिशन ले पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले ताकि वहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं और आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख दो पर्वत श्रृंखलाएं, पहली आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरी आती है आपकी सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, पहली आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरी आपकी सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, अगर हम विंध्याचल पर्वतमाला की बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला को हम तीन भागों में विभाजित किया, विंध्याचल श्रेणी, कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी। तो ये तीन भाग है जिसमें हमने विंध्याचल पर्वतमाला को डिवाइड किया है। तो इन तीनों में हम अलग अलग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं अगर सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी को हमने चार भागों में डिवाइड किया है। एक तो आपका राजपीपला श्रेणी, एक आती है ग्वालीगढ़ श्रेणी और एक आती है महादेव श्रेणी और एक आती है आपकी मेकल श्रेणी। तो आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी को इन चार भागों में बांटा गया और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसे हम तीन भागों में तोड़कर यहाँ पर पढ़ने वाले। तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश में दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, पहली आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरी आपकी सतपुड़ा मेकल श्रेणी। अगर विंध्याचल पर्वतमाला की हम बात करें तो इसे विंध्याचल श्रेणी, कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी में हमने बांटा। वहीं सतपुड़ा मेकल श्रेणी की बात करें तो इसे हमने चार भागों में बांटा। पहला आता है राजपीपला श्रेणी, दूसरा आता है ग्वालीगढ़ श्रेणी, तीसरा आता है महादेव श्रेणी और चौथा आता है आपका मेकल श्रेणी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपके सामने एक मैप आता है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है जो आपकी कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये आपकी पूरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और अगर इसका विस्तार देखोगे तो आपको यहाँ से जो पूरा यहाँ तक इसका विस्तार दिखाई देगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार आपको दिखाई दे रहा है। जैसे इसके दक्षिण में आओगे तो आपको नर्मदा नदी दिखाई देगी और नर्मदा नदी के दक्षिण में एक और आपकी पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, आपकी ये पूरी कौन सी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और अपन ने देखा कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी को अपन ने राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी इस इतने भागों में बांटा गया। तो आप एक बार मैप को ध्यान से देख ले ताकि आपको सारी पर्वत श्रेणियों की लोकेशन याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इन सब के बारे में डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने यहाँ पर मैप को ध्यान से देख लिया होगा। दोस्तों, मैप के साथ जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तैयारी आपकी बेहतरीन हो पाएगी। तो जितने भी चैप्टर में मैंने आपको मैप सोल्व करवाए वहां पर उन सारे मैप की आप एक बार प्रैक्टिस करना ताकि आपको सारे मैप याद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर एमपी की बात करो तो एमपी में जो पूरा खेल है वो सिर्फ और सिर्फ मैप का है। अगर आपको एमपी जीके अच्छे से समझनी हो तो पूरा खेल है मैप का। आप मैप को अच्छे से याद करो, आपको अपने आप एमपी जीके याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें विंध्याचल पर्वतमाला की या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है ये राज्य के मध्य में स्थित और नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई श्रृंखला है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है ये राज्य के बिल्कुल यानी मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। और जो नर्मदा नदी इसके दक्षिण में आपको दिखाई दे रही है तो ये नर्मदा नदी के समांतर यानी पैरेलल चल रही है और पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो हिमालय से भी प्राचीन है। अगर हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है,
वहीं अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रगान में, तो भारत के राष्ट्रगान में इसका जो वर्णन है ये विंध्य नाम से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने भारत का राष्ट्रगान जानते हो आप सभी, तो भारत के राष्ट्रगान में इसका वर्णन है ये विंध्य नाम से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ एक अवशिष्ट पर्वत है जिसका निर्माण किससे हुआ, तो क्वार्ट्ज और बलुआ के पत्थर से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है आपकी, ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण किससे हुआ, तो क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थर से इसका निर्माण होता है, ठीक है। वहीं बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार अलीराजपुर, देवास, धार, सीहोर, उसके बाद हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उसके बाद में छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, ये प्रमुख जिले आपको दिखाई दे रहे हैं। इन प्रमुख जिलों में इसका विस्तार है। अगर आपने एमपी जीके के पूरे 52 जिलों की लोकेशन याद कर ली होगी तो आपको इसका विस्तार बहुत ही अच्छे से समझ में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या आपको याद रखना है, तो ये आप एक बार देख ले। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला ये राज्य के मध्य में स्थित है और जो नर्मदा नदी इसके उत्तर में और नर्मदा नदी के समांतर फैली हुई है। ये राज्य में जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय से भी प्राचीन है और राष्ट्रगान में इसका वर्णन विंध्य के नाम से मिलता है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो क्वार्ट्ज और बलुआ के पत्थर से इसका निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो आपके सामने लिखे हुए हैं, इन जिलों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब बात आती है इसके अंतर्गत आने वाली सबसे पहली श्रेणी आती है इसके अंतर्गत विंध्याचल। तो यह सबसे प्राचीन भाग, सॉरी ये सबसे पश्चिमी भाग है। अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिखाई देगी पूरी एक श्रेणी, एक बार मैं आपको मैप में दिखाई देता हूँ। यहाँ से आपको पूरा श्रेणी आपका दिखाई देगा, कौन सा, ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर आती है आपकी विंध्याचल श्रेणी। तो ये आपका विंध्याचल श्रेणी ये सबसे पश्चिमी भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते चलना। उसके बाद आता है भांडेर श्रेणी। तो भांडेर श्रेणी यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी की उप श्रेणी है और इस भाग में विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुडविल या सद्भावना या इसी का नाम है कालूमार और जिसकी ऊंचाई 552 मीटर है, ये इसमें आती है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक श्रेणी आती है जिसका नाम है भांडेर श्रेणी और इसी भांडेर श्रेणी में विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, तो गुडविल या सद्भावना शिखर या कालूमार, इसी तीनों नाम इसी के है और इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपकी भांडेर श्रेणी के अंतर्गत। और भांडेर श्रेणी कहां पर आती है, तो यहां पर आपकी कहीं पर भांडेर श्रेणी आती है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपकी गुडविल, सद्भावना या कालूमार चोटी है किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो ये आती है भांडेर श्रेणी के अंतर्गत और ये विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो भांडेर श्रेणी में आते हैं आपके कौन कौन से, छतरपुर, पन्ना, दमोह, ये टोटल जिले आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके भांडेर श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है भांडेर श्रेणी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये आपका भांडेर श्रेणी, ठीक है। और ये विंध्याचल श्रेणी, ये आपकी कौन सी, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। तो आप मैप बनाते चलना। उसके बाद आती है आपकी एक और कैमूर श्रेणी। तो कैमूर श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये विंध्य पर्वत का सबसे पूर्वी भाग है। अगर कैमूर श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर आपकी दिखाई देती है कौन सी, कैमूर श्रेणी। तो ये आपका कैमूर श्रेणी और आपको दिखाई दे रहा है कि कैमूर श्रेणी सबसे पूर्व में आती है आपकी कौन सी, कैमूर श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो वो है आपकी कैमूर श्रेणी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो जबलपुर, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली, ये पूरे जिले किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में क्या क्या पढ़ा है, तो इसकी पहली उप श्रेणी अपन ने देखी विंध्याचल श्रेणी जो कि सबसे पश्चिमी भाग है। दूसरा अपन ने देखा भांडेर श्रेणी। तो भांडेर श्रेणी के अंतर्गत विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आती है जिसका नाम है गुडविल, सद्भावना या कालूमार चोटी, ठीक है। और इसके अंतर्गत छतरपुर, पन्ना और दमोह जिले आते हैं। वही फिर अपन ने बात करी कैमूर श्रेणी की, तो ये विंध्याचल का सबसे पूर्वी भाग है और इसके अंतर्गत आपका जबलपुर, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले आते हैं। तो ये आपका पूरी कौन सी पर्वतमाला हो गई, तो ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला। आप एक बार मैप देख ले और ये पूरा यहाँ पर जितना भी डिटेल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने आपके सामने मैप में पूरी विंध्याचल पर्वतमाला बना दी है। तो ये आपका विंध्याचल पर्वतमाला,
ठीक है। अब इसी विंध्याचल पर्वतमाला के अगर आपसे दक्षिण में पूछे कि दक्षिण में कौन सी नदी है, तो ये आपको बताना है कि इसके दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है, तो उत्तर में आपकी विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी नदी है, तो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर बहती है आपकी कौन सी, नर्मदा नदी यहाँ पर बहती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें तो जो कैमूर श्रेणी है आपकी, कैमूर श्रेणी के अंतर्गत एक पर्वत आता है त्रिकुटा पर्वत, जिस पर आपका मेहर बसा हुआ है। तो मेहर में आपका कौन सा पर्वत आता है, त्रिकुटा पर्वत, और मेहर में जो त्रिकुटा पर्वत आता है यहीं पर शारदा माता का मंदिर है। वहीं एक और पर्वत आता है गिद्धराज पर्वत, तो ये आता है आपका सतना में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि त्रिकुटा पर्वत और गिद्धराज पर्वत किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका कैमूर श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई। अब आता है आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की आप सबसे पहले लोकेशन देखो, नर्मदा नदी के दक्षिण में आपकी दिखाई देगी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है, ये आपका पूरा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी कौन सी श्रेणी है, तो ये पूरी श्रेणी आपको दिखाई दे रही है कौन सी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है, कौन सी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। अब सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण दक्कन ट्रप की बेसाल्ट चट्टाने, ग्रेनाइट और धारवाड़ की चट्टान से हुआ है। मैंने बताया था आपको कि जो आपका जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इसका जो आपका पश्चिमी भाग आप देखोगे तो इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ, और वहीं अगर पूर्वी भाग देखोगे तो इसका निर्माण ग्रेनाइट और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ। ये हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में बहुत ही अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ लिया था। ठीक है, वहीं अगर बात करें इसका विस्तार, तो इसका विस्तार राजपीपला श्रेणी से मेकाल श्रेणी तक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर राजपीपला श्रेणी दिखाई दे रही है, तो इस राजपीपला श्रेणी से इसका विस्तार कहाँ तक है, तो मेकाल श्रेणी तक इसका विस्तार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहीं बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है, तो राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मेकाल श्रेणी जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसके अंतर्गत पूरी श्रेणी आती है। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ यहाँ पर एक एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी राजपीपला श्रेणी। ठीक है, तो राजपीपला श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है, यह सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी भाग है। आपको दिखाई दे रहा है सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है आपका, तो ये आपका राजपीपला श्रेणी आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, इसका सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो ये आपका राजपीपला श्रेणी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन से और इनके सही क्रम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक है। ठीक है, तो गुजरात आपका इधर गुजरात आ गया, तो गुजरात से लेकर यहाँ पर एक दर्रा आता है बुरहानपुर दर्रा, तो बुरहानपुर दर्रे से बुरहानपुर दर्रे तक इसका क्या है, तो इसका विस्तार बुरहानपुर दर्रे तक। अब दर्रा क्या होता है, तो दोस्तों जब दो पर्वत होते हैं तो दो पर्वत के बीच में जो सकरा रास्ता होता है, तो दो पर्वत के बीच में जो रास्ता होता है उसे बोला जाता है दर्रा। तो आपका जो राजपीपला श्रेणी, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक इसका विस्तार है। ठीक है, यहां तक की कहानी आई होप कि आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं, बात आती है रिमोट में क्या हो गया, हाँ, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे कि राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपकी चूलगिरी की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1215 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपसे पूछेगा कि जो राजपीपला श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। ठीक है, वहीं अगर इसके अंतर्गत आने वाले, इसके अंतर्गत असीरगढ़ आता है, जिसे हम दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। दोस्तों जो आपका राजपीपला श्रेणी है, यहाँ पर आपका बुरहानपुर में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है असीरगढ़, और इसी असीरगढ़ को क्या बोला जाता है, तो दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आता है आपका राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगली आती है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्वालीगढ़ श्रेणी। तो ग्वालीगढ़ श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार बुरहानपुर दर्रे से लेकर बैतूल है। देखो यहाँ पर बुरहानपुर दर्रा और इससे लेकर बैतूल तक इसका विस्तार आपको दिखाई देगा किसका, ग्वालीगढ़ श्रेणी का। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। आप एक बार मैप में देख ले, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है अगली महादेव श्रेणी। तो महादेव श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार बैतूल से लेकर सिवनी तक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्वालीगढ़ के बाद अगली श्रेणी आती है आपकी कौन सी, महादेव श्रेणी। और महादेव श्रेणी का अगर विस्तार देखें तो इसका विस्तार बैतूल से लेकर सिवनी तक है, और इसी के अंतर्गत पंचमढ़ी, चौरागढ़, धूपगढ़, कालीभीत आदि पहाड़ी आती है। ठीक है, तो कौन कौन सी पहाड़ियां इसके अंतर्गत आती है, तो महादेव श्रेणी के अंतर्गत पहली आती है पंचमढ़ी, उसके बाद चौरागढ़ और धूपगढ़, उसके बाद एक आती है आपकी कालीभीत, जो कि कहाँ पर है, बैतूल। तो आपकी पंचमढ़ी, चौरागढ़ और धूपगढ़, ये तीनों कहां पर है, ये तीनों तो होशंगाबाद में,
होशंगाबाद जिले में ये तीनों है, लेकिन आपका जो काली भीत है ये बैतूल जिले में आती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी, तो ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये इसी के अंतर्गत आती है आपकी कौन सी, धूपगढ़ की चोटी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो ये आपसे पूछा जाए तो महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आपकी आती है, ठीक है। वहीं आता है अगला मेकाल श्रेणी। तो मेकाल श्रेणी की हम बात करें तो ये सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है। अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो ये आपका मेकल श्रेणी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत आता है आपका अमरकंटक और किरार घाटी, आपका जो है ये मेकाल श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। वही बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी अमरकंटक की चोटी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेकाल श्रेणी ये सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है, इसके अंतर्गत अमरकंटक और किरार घाटी आती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी ये आपकी अमरकंटक की चोटी, तो ये भी आपका याद रखना है। तो दोस्तों ये आपका टोटल मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं थी, जो छोटा सा लेक्चर है, लेकिन कुछ चीजें इसमें सीखने को मिली। आपको पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। अपने मध्य प्रदेश में भौगोलिक विभाजन पढ़ा था, तो उसमें आपको यहाँ से थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने यहाँ से इसका अलग से एक लेक्चर शूट कर दिया, ताकि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आपको पूरा पर्वत श्रेणी आपका यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम जानकारी लेते हैं, और उनसे यहाँ पर एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तत्व आपके यहाँ पर, और हमेशा लोगों के मध्य में डाउट रहता है कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, तो आपको याद रखना है भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा डाउट में रहता है कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो हमेशा याद रखना 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है आपका भोपाल। अब इनका नाम देख लो, पहली आती है आपकी शामला, दूसरी आती है आपकी न्योरी, तीसरी आती है आपकी अरेरा, चौथी आती है कटारा, और पांचवी आती है आपकी ईदगाह। तो ये 5 पहाड़ियां हैं जिन पर आपका भोपाल शहर बसा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका लांजी हिल। तो अगर आपसे पूछे कि लांजी हिल किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है बालाघाट में। कौन सी लांजी हिल कहां पर स्थित है, तो बालाघाट में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे लमेटा हिल, तो लमेटा हिल कहां पर है, तो ये लमेटा हिल आपकी पड़ती है जबलपुर में, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी गोपांचल हिल, तो गोपांचल पर्वत आपका कहां पर आता है, तो ये आपका ग्वालियर में आता है, और इस गोपांचल पर्वत के कारण इस ग्वालियर शहर का नाम ग्वालियर रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे पूछे कि त्रिकुटा पर्वत कहां पर आता है, तो ये मेहर में आता है, और इसी पर आपका शारदा माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जो आपको यहाँ पर पहाड़ी से संबंधित फैक्ट जो आपसे पूछ सकता है कि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है, शामला, नेवरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह। वही लांजी हिल बालाघाट में आती है, लमेटा हिल जबलपुर में आती है, और गोपांचल पर्वत ग्वालियर में आता है। और वहीं त्रिकुटा पर्वत पूछे तो ये मेहर में है, और त्रिकुटा पर्वत पर आपका शारदा माता का मंदिर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये आज का छोटा सा लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं बताई है। छोटा सा लेक्चर था, लेकिन मैंने शूट इसलिए किया है ताकि आपको पर्वत श्रेणियां अच्छे से समझ में आ जाए, आपको यहां से भौगोलिक विभाजन और पर्वत श्रेणियां में थोड़ा सा डाउट ना रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका क्लास शूट की है। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, और मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।